Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the lecture number 4 on MSc EVS JNU Entrance Exam 2020. So आज हम लेक्चर नंबर 4 जहाँ पे हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं इस लेक्चर में। तो पहला क्वेश्चन है जो इस लेक्चर में आ रखा है, तो उसकी बात करें तो बोलता है कि पैसेंजर सिटिंग बाई the window of a train moving with a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर sees for 10 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए उसने देखा किस चीज को? ए ट्रेन मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है भाई, अगर पहला ट्रेन ये है, ट्रेन नंबर 1 है ये, ठीक है, तो ट्रेन नंबर 2 जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन नंबर 2। ठीक है, ये पहला ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, दूसरा जो जा रहा है वो 30 से जा रहा है। ठीक है, जो पहला है वो इसको 10 सेकंड के लिए देख पा रहा है। ठीक है, ये कंफर्म है। डायग्राम आपको समझ में आ चुका है। फिजिक्स का सबसे पहला नियम डायग्राम बनाना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि दोनों जो ट्रेन है वो एक दूसरे से कितने रिलेटिव स्पीड में जा रहे हैं। ठीक है, पहला वाला पैसेंजर ट्रेन में ही पैसेंजर बैठा हुआ है, तो इस वजह से क्या होगा कि वी विल टेक relative speed of first with respect to second train. This is the answer. Okay, so relative speed of first with respect to second will be taken as. Okay, तो इसको करने का क्या तरीका है भाई? How you will do this? Okay, so the answer will be 60 plus 30 equal to 90 किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड से जा रहा है, लेकिन हमको निकालना किसमें है? आंसर्स दे रखे हैं मीटर में, तो हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ही होगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या होता है? 90 इंटू 5/18। ये अब ये 5/18 कहाँ से आया है? ठीक है, अगर आप बात करते हैं किलोमीटर पर आवर, तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? आपका 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। ठीक है, और आपका 1 घंटा होता है 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कट कुट जाएगा और आपका फाइनल आंसर आएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। ये कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड आ चुका है आपका आंसर। ठीक है, जो इसकी रिलेटिव स्पीड है। तो अगर बात करें हमारा रिलेटिव स्पीड आ चुका है, तो लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन होगा क्या? ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ चुका है जो कि 25 दिया हुआ है। ठीक है, टाइम आपका कितना दिया हुआ है? 10 सेकंड के लिए वो ऑब्जर्वर देख पा रहा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन कितना होगा? लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन कैसे निकालोगे? स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन, जो कि डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो आपका 25 इंटू 10 करोगे तो ये 250 मीटर आएगा, एंड योर आंसर इज 250 मीटर ओनली। ओके, आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आपको बस समझने की देरी थी कि आपको किस तरीके से इसको निकालना है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके वेलोसिटी जो होते हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है, next we will discuss, the next question is asking salt is sprayed on an icy road because it what? ऑब्वियसली ये आंसर बहुत ही इजी है। इसका आंसर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर होगा। आइए चलते हैं, जानते हैं क्योंकि ये लोअर क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं कि व्हेन एडेड टू आइस व्हाट? सॉल्ट फर्स्ट डिसॉल्व्स इन द फिल्म ऑफ द लिक्विड वाटर। ठीक है, लिक्विड वाटर के फिल्म में वो पहले क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। दैट ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, जो कि सरफेस में मौजूद है, thereby lowering the freezing point below the ice temperature। ठीक है, आइस के टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर में लोअरिंग कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को। ठीक है, तो आइस इन कांटेक्ट विद द सॉल्ट वाटर देयरफॉर मेल्ट्स। ठीक है, जो कि आइस आपका कांटेक्ट में अब सॉल्ट वाटर के आ चुका है तो ऑब्वियसली वो मेल्ट कर जाएगा। क्रिएटिंग क्या होगा कि मोर लिक्विड वाटर कंटेंट क्रिएट करेगा, व्हिच डिजॉल्व्स मोर सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लिक्विड वाटर कंटेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका मेल्टिंग स्टार्ट हो जाता है और जिसकी वजह से आपका मोर सॉल्ट डिसोल्यूशन होने लगता है।
thereby causing more ice to melt and so on। ठीक है, तो कोल्ड कंट्रीज में आप देखेंगे कि रोड में आइस स्प्रे होता है। ठीक है, क्लीनिंग ऑफ रोड के लिए आइस स्प्रे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन वहीं से आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, लोअरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके, दिस विल बी द आंसर। So in this question, they are again asking a question directly coming from the NCERT lesson, that is oscillation, waves and oscillations के लेसन से है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि बॉडी ऑसिलेट्स विथ SHM अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इन SI यूनिट। अब यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू 5 साइन ब्रैकेटेड 100 पाई t प्लस पाई बाई 4, ये आपका SHM का इक्वेशन दे रखा है। फिर बात करता है द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड इज √2 इक्वल टू 1.4। ठीक है, ये वहां पे दे रखा है। ठीक है, तो ये कंफर्म है कि ये आपका वहां पे क्वेश्चन दे रखा है। तो इसके बाद यहाँ बात आता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो x जो है वहां पे दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट का जो वेलोसिटी के साथ रिलेशन होता है वो होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन dt। ठीक है, तो वहां पर डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन dt किया गया और उसके वैल्यू को डाल दिया गया। फिर डालते ही आपका वैल्यू क्या बन के आ रहा है, v इक्वल टू 5 cos 100 पाई t प्लस पाई बाई 4 इंटू 100 पाई। ठीक है, v की वैल्यू कितने में पूछी है, 1 सेकेंड पे पूछा है, तो 1 सेकेंड ले लिया जाए। ठीक है, तो 1 सेकेंड लेते ही कितना आंसर आएगा आपका 5 cos 100 पाई प्लस पाई बाई 4 इंटू 100 पाई। ठीक है, तो आपको थोड़ा यहाँ पे कॉस के ग्राफ के बारे में अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा आप जल्दी बना लोगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर कॉस के ग्राफ के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हर ये यहाँ आपका 90 डिग्री पे 0 हो जाता है, फिर आपका कितना पे 0 डिग्री पे आपका कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री पे cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, फिर अगेन cos पाई पे, ठीक है, cos पाई पे आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 100 पाई दे रखा है, तो 100 टाइम्स ऐसे पाई बनेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, cos, ठीक है, 100 पाई प्लस पाई बाई 4 का जो आंसर होगा वो cos पाई बाई 4 ही होगा। ठीक है, cos पाई बाई 4 ही होगा, क्यों आप देख सकते हैं कि हर 100 पाई के बाद कोई भी 45 डिग्री एंगल अगर ले रहे हो तो आपका किस एक्सिस में आ रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में ही आ रहा है, तो आपकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव एक्सिस में ही होगी। और cos पाई बाई 4 मतलब cos 45 डिग्री। ठीक है, तो cos 45 डिग्री की अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 100 पाई प्लस 5/4 की वैल्यू 1/√2 डाल दिया। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाइड हो रखा है और इंटू 100 पाई भी मौजूद है। ठीक है, तो ये 500 पाई अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू आएगा 357 पाई। ठीक है, जो कि अप्रोक्सली 350 पाई मीटर पर सेकेंड के पास है। तो ये आंसर भी क्लियर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ट्यूब फीट इज प्रेजेंट एज ए लोकोमोटिव ऑर्गन इन। ठीक है, तो बात करते हैं ट्यूब फीट। ट्यूब फीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोडिया आर एक्टिव स्मॉल ट्यूबुलर प्रोजेक्शन on the oral faces on an echinoderm, whether the arm of starfish or underside of the sea urchins, sand dollars and sea cucumbers। ठीक है, ये ट्यूब फीट इन सब में पाया जाता है। ठीक है, ये आर्म्स ऑफ स्टारफिश में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक लोकोमोटिव ऑर्गन होगा क्योंकि ये आर्म्स में पाया जाता है और स्टारफिश का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है, तो वो अपने आर्म्स के थ्रू से ही मूव करता है भाई। तो लोकोमोटिव ऑर्गन मतलब जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है,
तो ये ऑब्वियसली यहाँ का स्टार फिश ही होगा, ठीक है। दे आर मोर डिस्क्रीट थ्रू प्रेजेंट और ब्रिटल स्टार एंड हैव ए ओनली फीडिंग फंक्शन इन फेदर स्टार, ठीक है। तो ये तो आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ट्यूब फीड जो है वो एक लोकोमोटिव ऑर्गन ऑफ स्टार फिश है, ठीक है, ये भी क्लियर। In the next question, they are asking polymorph of quartz indicate of a high pressure origin found in the meteorite crater and in high pressure origin assemblies are, ठीक है। तो हाई प्रेशर ओरिजिन की बात किया है, ठीक है, मेटेओराइट क्रैटर्स की बात किया है और हाई प्रेशर ओरिजिन असेंबलीज की बात किया है। तो कहीं पे भी अगर आपको हाई प्रेशर पॉलीमॉर्फ ऑफ क्वार्ट्ज की बात कर रहा है तो आपको सिंपल सा ये डायग्राम याद करना है। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फ ऑफ क्वार्ट्ज के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा ट्रेडिमाइट, क्रिस्टोबैलाइट एंड सिलिका मेल्ट जो कि हैं ये लो प्रेशर पे मौजूद है, लो प्रेशर पे। लेकिन अगर स्टिशोबाइट एंड कोइशाइट की बात करें तो ये वो पॉलीमॉर्फ ऑफ क्वार्ट्ज हैं जो कि हाई प्रेशर पे मौजूद है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर कोइशाइट एंड स्टिशोबाइट होगा, जिसका आंसर है ए एंड सी। दिस इज 100% करेक्ट, ठीक है। तो जिसने भी इसको बनाया है उसको ये डायग्राम जरूर याद होगा, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। And this question is from the biological section. This question is directly from the biological section. So यहाँ पे पूछ रहा है conglobate gland. Okay, conglobate gland is present in which of the following vertebrates? The answer will be definitely cockroach. Okay, so यहाँ पे cockroach ही इसका आंसर है, ठीक है। अगर बात करें एक और क्वेश्चन की, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि phallic gland और conglobate gland of a cockroach mainly helps in what, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है आपका, ठीक है। आप इस चीज को याद कर लो, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है आपका। और ये कहाँ पे मौजूद है ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो फैलिक ग्लैंड है वो यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। ये कॉकरोच का वो पोर्शन है वहां पे मौजूद है। यहाँ पे कुछ कॉकरोचेस के हम लोगों ने ऑर्गन्स देख रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, क्या क्या पार्ट्स मौजूद हैं बॉडी में वो देख रहे हैं, ठीक है। तो मेनली इस ऑर्गन का काम होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है, हेल्पफुल होता है, रिप्रोडक्टिव मेल सिस्टम है ये, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड इज फाउंड वेंट्रली बीनीथ टू द आर्टिकुलर ग्लैंड इन द 6th abdominal segment of a male cockroach, ठीक है। मेल कॉकरोच में ये मिलता है, पहली बात तो ये है। It is a sac-like club-shaped accessory gland open out for by a pore and situated vicinity to genital pore, ठीक है। तो ये तो उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स की बात कर दी यहाँ पे, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि कॉन्ग्लोबुलेट ग्लैंड जो होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए कॉकरोच होता है, ठीक है। और कहाँ पे मिलता है आपका 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स पे ये मिलता है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर ऑल दी डिटेल्ड बायोलॉजिकल डिस्कशन ऑफ द कॉकरोच, ठीक है। ये चीज आपको पढ़ना है आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग एटम्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन इज ए स्टेटमेंट ऑफ व्हाट। इट डेफिनेटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास होगा, ठीक है, क्योंकि एटम्स की बात करते हैं तो मास को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ही होगा। लेकिन आइए चलते हैं थोड़े दूसरे लॉस के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है? द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन समटाइम्स कॉल्ड एट प्राउस्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन स्टेट्स ए गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कंपोनेंट एलिमेंट इन ए फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। हमेशा फिक्स्ड रेशियो में ही उसके एलिमेंट्स मौजूद होते हैं एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये कंफर्म कर लीजिए आप, ठीक है। फिर बात करते हैं क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट्स दैट मास इन ए आइसोलेटेड सिस्टम इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय ए केमिकल रिएक्शन और फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात किया है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में क्या हो रहा है कि मास इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, मास इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बाय ए केमिकल रिएक्शन। तो यही आपका आंसर था, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है।
तीसरा जो लॉ जो बता रहा है, लॉ ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन states that compound is always comprised of same atom in same ratio और percentage। ये भी कंफर्म है भाई, सेम रेशियो और सेम परसेंटेज में ही आपका मौजूद होता है, ठीक है, ये भी कंफर्म है। एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो एटॉमिक थ्योरी बोलता है, ये साइंटिफिक थ्योरी दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ ए पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम, ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल है, मैटर जो होते हैं कंपोजिशन ऑफ एटम होते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आई थिंक ये आंसर सबने दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लाइट ऑफ ए वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज कमिंग फ्रॉम ए स्टार, द लिमिट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप whose objective has a diameter of 250 सेंटीमीटर is, ठीक है। तो भाई लाइट की वेवलेंथ की अगर बात करें तो 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो तो 5 × 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर कितना दे रखा है 250 सेंटीमीटर, तो आपका टेलीस्कोप का रेडियस जो होगा वो कितना होगा 250/2 सेंटीमीटर, दैट इज 125 सेंटीमीटर, 1.25 मीटर, ठीक है। तो लिमिटिंग रिजोल्यूशंस के फॉर्मूला क्या होते हैं, डेल्टा थीटा इक्वल टू 0.62 इंटू लैम्बडा अपॉन आर, दिस इज द फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, you should remember, this is very very important, this one, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट कैन कम अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे 0.62 पुट कर दिया, 5 × 10⁻⁻7 पुट कर दिया, लैम्बडा की वैल्यू जो आ चुकी है, और यहाँ पे 1.25 पुट कर दिया, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 2.48 × 10⁻⁷ रेडियन, दैट इज रेडियन, ठीक है। लिमिटिंग ऑफ द रेजोल्यूशन मतलब इतना एंगल होना चाहिए टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव का, ताकि वो देख सके उसको, ठीक है। तो आपका जो अप्रोक्स वैल्यू वो बन रहा है, वो बन रहा है 2.4 × 10⁻⁷ रेड, ठीक है, जो कि आंसर नंबर बी था आपका, ठीक है।